साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको जानने और समझने के बाद आपको खुशी भी होगी और अफ़सोस भी होगा कि इतनी बड़ी बात को समाज के पूंजीपति और बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों ने अपनी पूंजी और संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और एक आम आदमी की पहुँच से यह सेक्टर दूर रहा हो। जी हाँ, साथियों मैं बात कर रही हूँ इंडियन शेयर मार्केट के एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की, जो कुछ समय पहले तक सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े पूंजीपतियों, हाई प्रोफ़ाइल लोगों और सेलिब्रिटीज़ के लिए ओपन था और उन्होंने इसका फ़ायदा बहुत उठाया है और अपनी नेट वर्थ को कहीं गुना बढ़ा चुके हैं। वही प्लेटफ़ॉर्म एक सामान्य इंसान के लिए भी उपलब्ध है। जी हाँ, दोस्तों मैं बात कर रही हूँ प्री आईपीओ, प्री लिस्टेड शेयर्स की। जी हाँ, आपने अब आईपीओ और शेयर मार्केट के बारे में जाना होगा, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है, जो अभी तक आम इंसान की पहुँच से बहुत दूर था। प्री आईपीओ, प्री लिस्टेड शेयर कोई भी शेयर मार्केट में आने पर आईपीओ में लिस्टेड होता है। इस आईपीओ के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है, लेकिन उससे पहले की एक स्टेज होती है प्री आईपीओ, प्री लिस्टेड शेयर, जहाँ पर आप शेयर्स को बहुत कम दामों में खरीद सकते हैं और जब उसका आईपीओ लॉन्च होता है, तो वह आपके पैसे को 5x, 10x, 50x, 100x मल्टीप्लाई कर देता है और इसी सेक्टर में बहुत सारे पूंजीपतियों ने अपना वेल्थ क्रिएशन किया है। यही सेक्टर जो कि सेबी रेगुलेटेड और इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल 100% लीगल है और अब एक आम इंसान के लिए भी उपलब्ध है। क्या आप भी इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो? तो एक बार ज़रूर कॉल कीजिए 9737926469 पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज के इस प्रेजेंटेशन में आप सभी सदस्यों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस प्रेजेंटेशन को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, ताकि आप आपका एक खुद का डिसीजन कर पाए और खुद के डिसीजन से किया हुआ काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया इस प्रेजेंटेशन को अंत तक ज़रूर देखें। हम सबको पता है कि हम सभी लोग पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। हर कोई महीने का पैसा कमाता है और कमाए हुए पैसे से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है। लेकिन हम सबका प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी पैसा कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उसमें से पहले हमारे खर्चे यानी रेगुलर एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं और उसमें से अगर कुछ बचता है तो ही हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसे कहा जाता है कि आपकी कमाई से पहले इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कीजिए और बाद में बचे हुए पैसे में आप खर्चे कीजिए। लेकिन एक सामान्य आदमी, एक कॉमन इंसान ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पहले से ही बहुत सारी मजबूरियां होती है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय हमारी सोच रहती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होनी चाहिए और उसमें हायर रिटर्न्स यानी अच्छा परतावा हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं होता। अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट की है तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाकी लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर आपने सोच समझकर थोड़ी रिस्क ली, स्टडी करके, अब अध्ययन करके अगर थोड़ी रिस्क ली, तो आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट विथ हाई रिटर्न ये संभव नहीं होता। अब एक सामान्य आदमी जब भी पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स ये ऑप्शन ओपन रहते हैं। तो उसके रेगुलर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होते हैं? तो उसके लिए पहला ऑप्शन होता है बैंक, यानी हम अपना पैसा घर में न रखते हुए किसी बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं या तो फिर फिक्स अकाउंट में रखते हैं। सेविंग अकाउंट में बैंक में 2 से 3% का ब्याज मिलता है और फिक्स डिपॉजिट में 7 to 8% का ब्याज आज हमें मिल रहा है। उसके बाद में हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड बहुत ज़ोर से एडवर्टाइज़ कर रहा है। इस एडवर्टाइज़ की वजह से 500 रुपये से भी हम एसआईपी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड 12 से 15 साल के कैलकुलेशंस दिखाता है। आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है
और कहीं पे भी आपने स्किप किया तो उसके चार्जेस या पेनल्टी आपको पे करने पड़ते हैं। तीसरी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है LIC या इंश्योरेंस में। हम सब अपने आप को इंश्योरेंस करना चाहते हैं या हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में हम लोग अपने आप को इंश्योरेंस करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनियों में ज़्यादातर होती है। फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड या सिल्वर में। ये ऑर्नामेंट इन्वेस्टमेंट रहती है, हमें इसकी ज़रूरत होती है और इसमें निवेश करने से हमारे पैसे भी बढ़ते हैं। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और हमारी ज़रूरत भी है, तो ऐसे में हम गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज़, लैंड या फिर अपने लिए घर लेना पसंद करते हैं, तो ऐसे में प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट में हम सेफ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये 5 रेगुलर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अगर हमने देखे, तो उसमें से गोल्ड और प्रॉपर्टी ये हमारे पर्सनल के लिए है, लेकिन बाकी 3 जगह पे हमें किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़। अब हम अपनी सेफ्टी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट इन सेफ जगह पे करते हैं, लेकिन ये सभी लोग, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस इसी इन्वेस्टमेंट को उठा के कहाँ पे निवेश करते हैं, तो आप सभी को पता है कि इनका निवेश या इनकी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होती है, इक्विटीज़ में होती है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सब हमें रिटर्न्स देते हैं दुगना या ज़्यादा से ज़्यादा 3x में, लेकिन यहीं पे हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट उठा के शेयर मार्केट में डालने से ये लोग कई गुना पैसा इसके ऊपर पाते हैं, इसके ऊपर कमाते हैं। ऐसे में हमें भी शेयर मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC, जहाँ पे हम इंश्योरेंस निकालते हैं, उसके हर महीने के इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, साल के इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, और इस LIC में बहुत बड़ी पैमाने में फ़ंड जमा होती है। ऐसे में LIC अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को शांततापूर्वक देखिए। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC किन कंपनियों में निवेश करती है, एक सूची आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले LIC का सबसे बड़ा निवेश अगर किसी एक कंपनी के अंदर है तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। करीब 1,14,000 करोड़ रुपए के शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के LIC के पास हैं। दूसरे नंबर पे आता है ITC, करीब 80,000 करोड़ रुपए के शेयर ITC के LIC के पास है। तीसरे नंबर पे आता है HDFC बैंक, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, 66,000 करोड़ रुपए के शेयर LIC यहाँ पर भी ओन करता है। SBI, देश का सबसे बड़ा बैंक, करीब 64,000 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो LIC यहाँ पे होल्ड करता है। सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी L&T, करीब 62,900 करोड़ रुपए के आसपास के यहाँ पर भी जो शेयर हैं वो LIC ओन करता है। देश की दूसरी और सबसे बड़ी कंपनी IT की यानी टीसीएस और इन्फोसिस, टीसीएस में करीब 4,500 करोड़ और इन्फोसिस में करीब 61,000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर LIC ओन करता है। ICICI बैंक में 53,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है, भारतीय एयरटेल में 45,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है और IDBI बैंक 40,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी यहाँ पर LIC है। तो ये देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियां हैं, तो आप भी इनके ऊपर नजर डाल सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे हम अपनी बचत करते हैं या हम अपने आप को इंश्योरेंस करते हैं, वही कंपनियाँ अपना पैसा शेयर मार्केट में यानी इक्विटीज़ में लगाती है और वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम सब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ी खामी ये है कि हम शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है, या तो जो भी जानकारी हमारे पास आती है उसमें कुछ लोगों के अनुभव की वजह से या कुछ लोगों के अनुभव यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो शेयर मार्केट को लेके हमारे दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ मिथ्स है, तो हमें उन्हें समझना है। हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि शेयर मार्केट यानी गैम्बलिंग, यानी एक प्रकार का जुआ है। हमारे दिमाग में दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हमेशा पैसे लूज़ होते हैं, यानी हम यहाँ पे पैसे गंवा देते हैं। तीसरी बात है कि ये अमीरों का खेल है, यहाँ पे गरीब या सामान्य इंसान के लिए कुछ नहीं रखा है। चौथी बात है कि यहाँ पे सीखना पड़ता है और सीखने के लिए समय देना पड़ता है। अब
ये 5 बातें अगर हमने देखी तो ये 100% झूठ है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन यही सच्चाई है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ये बातें आधी सच है और इसके आगे की बातें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि लर्निंग और टाइम, अब जैसे ही हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो लर्न करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, और समय है तो लर्निंग के लिए पैसा नहीं होता। तो ऐसे में हम लर्निंग के लिए या सीखने के लिए टाइम नहीं दे पाते, और फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के या दूसरे के गाइडेंस में जब हम काम करते हैं तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पहले 3 ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट में पैसा जाता है और शेयर मार्केट अमीरों का व्यवसाय है, ये आधा सत्य है। तो हमें पूरे सत्य को जानना ज़रूरी है। तो आइए आने वाले स्लाइड्स में हम इसको समझते हैं। आपने देखा रहेगा कि हमारे इस पृथ्वी पे 200 से भी ज़्यादा देश है, और हमारी लोक संख्या यानी हमारा पॉपुलेशन आज दुनिया में दूसरे नंबर पे है। 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी आज खड़ी है। ऐसे में हमारा यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी आबादी के सिर्फ 2 या 3% लोग ही डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है या शेयर मार्केट में कनेक्ट है। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे जो कैश रिच है यानी लोगों के पास जो धन संपत्ति है वो कुछ कम है। लेकिन अगर हम बाकी देश देखें तो उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो भी पॉपुलेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन शेयर मार्केट में बहुत बड़ी है। जैसे कि यूएसए यानी अमेरिका, उसका 55% पॉपुलेशन शेयर मार्केट से रिलेट करता है। जापान 15% पर पॉपुलेशन रिलेट करता है शेयर मार्केट से। जर्मनी 14.2% और यूके 33%। यानी जो भी कैश रिच कंट्रीज़ है वो सभी कंट्रीज़ में लोगों का शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और डायरेक्ट है। इसीलिए शेयर मार्केट में मिलने वाले फ़ायदों का उन्हें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और ये लोग कैश रिच है। इनका रहन सहन हमसे बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो हमें भी इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। अब हमारे देश में भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और ये डेवलपमेंट के बारे में ये छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो देश के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहे हैं। शुरुआत होती है NICDC से, जिसके अंदर 11 कॉरिडोर, 32 प्लस इंडस्ट्रियल नोड और 12 स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहा है। 28,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इनका गोल है एक फ्यूचर रेडी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करना, जहां जॉब, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक जगह मिले। अगला कदम है PM गति शक्ति मास्टर प्लान, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां 44 मिनिस्ट्रीज मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। हाईवे, पोर्ट, रेलवे सब कुछ एक साथ प्लान हो रहा है। फिर आता है भारत माला परियोजना, जिसमें 34,000 किलोमीटर के हाईवे प्लान किए गए हैं और 4.7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। साथ ही डिजिटल हाईवे प्रोजेक्ट, जहां हाईवे के साथ 5G रेडी फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी बिछ रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 1500 प्लस किलोमीटर का फ्रेट ओनली रेलवे लाइन जो पैसेंजर ट्रेन का लोड कम करेगा। और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 1380 किलोमीटर का 8 लेन हाईवे जो इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा। एविएशन सेक्टर भी अपग्रेड हो रहा है। जेवर और नवी मुंबई एयरपोर्ट इसी साल ऑपरेशनल होने वाले हैं। गुजरात का खावड़ा रिन्यूएबल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी 20 किलोमीटर पर आरसी स्पीड और 1.08 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और अंत में 76,000 करोड़ का वधावन पोर्ट जो इंडिया को ग्लोबल शिपिंग के नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये सब प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये इंडिया के इकोनॉमिक, डिजिटल और एनर्जी फ्यूचर की फाउंडेशन है। तो आपने देखा कि भारत में बहुत बड़े पैमाने में डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी डेवलपमेंट को लेके भारत में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही क्या है। आप जानते हैं कि देश के सबसे बड़े FII कौन कौन से? आप रोज सुनते होंगे कि FII से माल बिकता है, FII से हमारी आई, FII हैं कौन है इस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले FII? तो पहले नंबर पर आती है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, करीब करीब 2,32,000 करोड़ का निवेश इनका भारत में है। फिर नॉर्जेस करीब करीब 1.4 लाख करोड़ के आसपास का निवेश इनका है। कैपिटल 76,950 करोड़ रुपए का निवेश इनका है भारत में अलग अलग कंपनियों में। वैनगार्ड का करीब 58,750 करोड़ का निवेश है। गोल्डमैन सैक्स का करीब 40,500 करोड़ रुपए के आसपास का भारत में निवेश है। GQG अदानी समूह में काफी निवेश है, करीब 37,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश इनका है भारत में।
नालंदा कैपिटल का करीब करीब 30,900 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश है, मानसा का 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश है, नॉर्दर्न का करीब 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश है, और गूगल जिसका भारतीय एयरटेल में करीब 1.5% के आसपास का हिस्सा है, इनका भी 13,300 करोड़ रुपए का निवेश है। तो ये देश की टॉप 10 FIIs जो कि भारत में पैसा डालते हैं। आज भारत में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग देश, अलग अलग बैंक्स पैसा निवेश कर रही है। उसी के साथ अगर हमने देखा तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, बहुत ज़्यादा गेन कर रही है। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर अपने बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ी पैमाने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी बैंक्स को क्यों खरीद रहे हैं? अभी देखो, ब्लैकस्टोन हैज बॉट ऑलमोस्ट 10% स्टेक्स इन फेडरल बैंक। जापान के SMBC बैंक ने अभी हाल ही में यस बैंक में 20% स्टेक एक्वायर किया। दुबई's एमिरेट NDB बैंक इज इन्वेस्टिंग $3 बिलियन इन RBL बैंक। ये हो क्या? तो पहली बात तो ये कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। इनफैक्ट 2024 में इंडियन बैंकिंग sector was the largest sector that generated highest net income of around $46 billion. Secondly, by 2030, India's economy will grow to almost $7 trillion, meaning 4 trillion से $7 trillion। तो ये जो सारा पैसा ये कहाँ सर्कुलेट होगा? बैंकिंग सेक्टर के थ्रू। एंड ये सारी बड़ी फॉरेन डील्स जो हो रही है दे आर इंडिकेटिंग कि हमारे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। एंड माय लास्ट पॉइंट, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, सेंड देम दिस वीडियो, टेल देम दैट फॉरेनर्स आर नाउ बाइंग। तो आपने इन वीडियो में देखा रहेगा कि भारत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और इसी डेवलपमेंट के चलते भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम सामान्य लोग अपने पास अगर कुछ पैसा बचता है तो उसे निवेश करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए भारत में चलने वाली बैंकों को सिलेक्ट करते हैं, किसी बैंक में निवेश करते हैं। ऐसे में अपने देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI और इसी में बहुत ज़्यादा पैमाने में निवेश किया जाता है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपया है तो आप इस पैसों को घर में नहीं रखते, इसे आप किसी न किसी बैंक में रखते हैं। अगर आपने आपके 1 लाख रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में रख दिए तो ऐसे में आपको 2 से 3% ब्याज परतावा मिलेगा। लेकिन उसी को अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में रख दिया तो आपका पैसा दुगना होने के लिए 10 साल तक का समय लगेगा, क्योंकि आज के समय में बैंकों का फिक्स डिपॉजिट रेट 7 to 8% पे चल रहा है। अगर ये रेट 6% से कैलकुलेट किया गया तो आपका पैसा दुगना होने के लिए लगभग 12 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में हम सेफ इन्वेस्टमेंट के तहत बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखेंगे तो उसे दुगना होने में 10 साल लगेंगे। लेकिन उसी बैंक के अगर हम शेयर्स लेते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट करने से उसके अगर हम शेयर लेते हैं तो अपना पैसा कैसे बढ़ता है ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये सभी जानकारी गूगल पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम अपने दिल की कोई भी बात आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 200 रुपये में मिल रहा था और आज की तारीख में, ये लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है, आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 945 से लेके 1000 रुपये के बीच में चल रहा है। तो आपने देखा कि 5 साल में 1 लाख रुपए का निवेश 5 गुना बढ़ गया। तो अगर हम शेयर मार्केट में थोड़ा सा स्टडी करके निवेश करते हैं तो हम इससे काफ़ी बड़े रिटर्न्स पा सकते हैं। अगर यही पैसा हमने बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 5 साल के लिए रखा होता तो हमें 1,40,000 से लेके 1,60,000 के आसपास का रिटर्न मिलता होता। लेकिन यही पैसा अगर हमने शेयर मार्केट में उसी बैंक के शेयर्स में लगाया तो 5 साल में ये 5 गुना बढ़ता है। आने वाले 5 साल में कितना बढ़ेगा ये हमें पता नहीं है। तो हमें भी स्टडी करके शेयर मार्केट के तरफ जाना ज़रूरी है। अब सामान्य इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढता है, वो है पोस्ट ऑफिस यानी गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपने देखा तो आपके पैसे दुगना होने के लिए आपको 9 साल 7 महीने का समय लगता है। अगर हमने गूगल को सवाल पूछा कि भारतीय पोस्ट ऑफिस में कितने लोग निवेश करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 15 करोड़ के लगभग लोग आज भी पोस्ट ऑफिस में अपना निवेश यानी सेविंग्स करते हैं। तो 150 करोड़ के इस देश में 15 करोड़ लोग अगर
गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहे हैं, भले वहाँ पे रिटर्न लेट है, कम है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर्पज़ से हम लोग गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं, तो देश का 10% यानी 10 गुना लोग आज भी पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट के खाते में ही निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम सुबह उठने से रात को सोने तक अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स डेली यूज़ करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, यानी हम लोग इसके यूज़र, कस्टमर यानी ग्राहक बनते हैं। लेकिन क्या हम इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं? क्या हम इन कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब तक हम इस कंपनियों की भागीदारी नहीं करेंगे, इनके शेयर्स नहीं लेंगे, तब तक हमारे जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, इनका हुआ प्रॉफिट हम नहीं पा पाएंगे। हमारे देश की शेयर मार्केट का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे या देखेंगे, तो शेयर मार्केट भारत का 2025 में 445.45 लाख करोड़ का यानी 5.14 ट्रिलियन डॉलर का इंडियन शेयर मार्केट है। इसलिए हमारे देश की जीडीपी ग्रो कर रही है और 200 प्लस कंट्रीज़ में आज हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी करके उभर रही है। हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने में प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अपना देश आज 4थे नंबर पे है और हमारे देश के आगे जर्मनी, चाइना और अमेरिका, ये 3 कंट्रीज़ है। लेकिन ये 3 कंट्रीज़ का अगर आपने लोगों का कंट्रीब्यूशन शेयर मार्केट में देखा तो जर्मनी 14.2%, चाइना 33% और अमेरिका 55%, ऐसे लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन भारत में 2 से 3% लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। बाकी हम सब लोग यानी 95% लोग आज भी अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट के तहत बैंकों में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, गोल्ड और लैंड, इन्हीं रेगुलर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस उठा के वही पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसी से हमारा जो जीडीपी है ये इतना बढ़ चुका है कि हम 4th लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं। अब हम जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हमें 9 से 10 साल में अपना पैसा दुगना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना मिलता है। लेकिन ये लोग यही पैसे को शेयर मार्केट में लगा के कई गुना प्रॉफिट पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे छोटा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। तो इसीलिए दुनिया के देश अमीर है और दुनिया के लोगों के पास पैसा है, उनका रहन सहन अगर हम देखेंगे तो एक लैविश ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भारत में हम लोग कैश रिच नहीं है, क्योंकि हम शेयर मार्केट का डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं ले रहे। तो हम सभी को धीरे धीरे सोच समझ के स्टडी के साथ अपने आप को बदलना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट की तरफ लेके जाना होगा। अब शेयर मार्केट के बारे में हमारे मन में और एक बहुत बड़ी उलझन है, वो है कि शेयर मार्केट यानी ट्रेडिंग और ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट। तो ये जो उलझन है इसका कारण भी वही है, क्योंकि जब भी हम कहीं पे देखते हैं तो हमें ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के बारे में ही सुनाई देता है या हमें जानकारी मिलती है। हम यूट्यूब खोलेंगे तो सब लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करें, हम स्टेशन या कहीं पे बड़े भीड़ वाली जगह पे जाएंगे, वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं। 50,000 से लेके लाख 2 लाख रुपए की फ़ीस लेके ट्रेडिंग सिखाया जा रहा है और एक कॉमन आदमी 10 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत करता है। इस ट्रेडिंग में अगर उसको लॉस हो गया तो फिर से वो पैसा खड़ा नहीं कर पाता या फिर पैसे डालने की उसकी डेयरिंग नहीं होती। तो ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट ये भी एक मिथ है, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली देखा जाए तो शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यानी निवेश करना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे 3 लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। उसमें मधुसूदन केला जी है, राकेश झुंझुनवाला जी है और विजय केडिया जी है। ये 3 लोगों को छोड़ के बाकी ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं और ट्रेडिंग के बारे में उनके जो भी लेक्चर्स है या जो भी उनके क्लासेस है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हमारे दिमाग में शेयर मार्केट यानी ट्रेडिंग
ये फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो इससे हम शेयर मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और उसमें आपने गोल्ड ले लिया, तो ये गोल्ड अगर आपने दूसरे दिन बेचने को निकाला तो आपको या तो 1,000 रुपया प्लस हो सकता है या 1,000 रुपया माइनस हो सकता है। उसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज खरीदी और 1 हफ्ते में 1 महीने में उसको बेचने की कोशिश की, तो उसमें आप 50 हज़ार रुपये या लाख रुपए का प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपने होल्ड कर ली तो उसका आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने 5 साल पहले गोल्ड लिया था वो आज प्रॉफिट में है, और जो आज गोल्ड लेंगे और 5 साल रुकेंगे वो भी ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आज आपने प्रॉपर्टी ली है और आज उसको होल्ड करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको होल्डिंग सीखना पड़ेगा, यानी आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करके रुकना पड़ेगा। हम सबका मिथ है कि ट्रेडिंग करके हमें शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए। अब ये भी पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि 2020 में जो कोरोना आया था उस दरम्यान शेयर मार्केट छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ बंद थे, सभी काम धंधे बंद थे। तो ऐसे में लोग घर पे बैठे शेयर मार्केट को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और रेगुलर इनकम के लिए ट्रेडिंग का ऑप्शन उन्होंने चुन लिया, और फिर ट्रेडिंग इसके बारे में ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। लेकिन ट्रेडिंग के अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, तो आप शेयर मार्केट का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ट्रेडिंग और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट में आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है। ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट या क्विक लॉस भी हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति जमा कर सकते हैं। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट और पैटर्न पे हमेशा फोकस रहना पड़ता है, तो आपको अलर्ट होना पड़ता है। दिन ब दिन आपको स्क्रीन के सामने बैठ के उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और स्टडी करना पड़ता है। एक छोटी सी गलती आपको लॉस दिला सकती है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोचेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल स्टडी की ज़रूरत है। कंपनी क्या है, उसका डायरेक्टर बोर्ड क्या है, उसके एमडी सीएमडी कौन है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, और ये प्रोडक्ट के ऊपर आने वाले दिनों में क्या डिमांड होने वाली है। इन बातों का अगर हमने स्टडी कर लिया तो हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे रिस्क के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ट्रेडिंग में हाई रिस्क है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कोई रिस्क नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखते चले जाएंगे तो ट्रेडिंग में हमारे पास सक्सेस होने के लिए स्ट्रेसफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखेंगे तो हम शांति से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पहले जानकारी लेनी चाहिए। आप में से जो भी लोग बोलते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में पैसे गंवाए हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछे कि आपने शेयर मार्केट के किस हिस्से में काम किया, तो आपको ज़्यादातर आंसर मिलेगा कि उन लोगों ने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट में नहीं। तो ऐसे में ट्रेडिंग में पैसे गंवाना यानी शेयर मार्केट में पैसे गया, ये बोलना सही नहीं है। तो हमें बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बदलेंगे तो हमारे पीछे पीछे समाज भी बदलेगा। तो हमें एक अच्छा डिसीजन लेना यहाँ पे ज़रूरी है। हमारे देश में सभी कंपनियाँ सेबी रजिस्टर रहती है, और जब सेबी रजिस्टर रहती है तो हमारे ऊपर बर्डन कम आता है। उसी तरह से इंश्योरेंस में काम करने वाली कंपनियां IRDA में रजिस्टर्ड रहती है, और बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां RBI में रजिस्टर्ड रहती है। तो हमें निवेश करते समय ये भी देखना है कि ये कंपनी सेबी में रजिस्टर है या नहीं है। सेबी एक स्वायत्त संस्था है, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलता, कोई पॉलिटिकल प्रेशर सेबी के ऊपर नहीं होता। सेबी इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। सेबी में ऐसे रूल्स है कि अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके डायरेक्टर बॉडी को, MD CMD को सेबी बदल सकती है, उनको रिप्लेस कर सकती है। अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसे किसी प्रॉफिटेबल कंपनी में मर्ज करके इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे सकती है। तो सेबी की स्थापना ही इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए हुई है। 90 के दशक में आपने देखा रहेगा कि जब सेबी का कंट्रोल नहीं था
तो उस समय पे शेयर मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड्स हुए थे, काफ़ी सारी उलट पुलट हुई थी। लेकिन आज की तारीख में सेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसीलिए इन्वेस्टर सेफ है। हमारे देश में 2 बड़े एक्सचेंज चलते हैं, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी के थ्रू शेयर्स के लेन देन चलते हैं। जो भी शेयर्स मार्केट में आता है वो 3 स्टेज में चलता है, और ये 3 स्टेज की जानकारी हमें होनी ज़रूरी है। जैसे कि हमें तीसरी स्टेज पता है ट्रेडिंग, जहाँ पे शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है। लेकिन पहले 2 चीज़ों के बारे में या 2 स्टेप के बारे में हमें थोड़ा सा कम ज्ञान होता है। किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट में आता है तो उसे आईपीओ लाना पड़ता है, और आईपीओ लाने के लिए उससे सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। तो सेबी उसे तभी परमिशन देती है जब वो कंपनी अपने इनिशियल से लेके 3 साल तक प्रॉफिट गेन करती है। तो इसीलिए उसकी फर्स्ट स्टेज यानी प्री आईपीओ स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को 100 करोड़ रुपए की कंपनी शुरू करनी है और वो स्टार्टअप है, तो उसे कोई भी बैंक कर्जा नहीं देती, और लोन लेना वो पसंद भी नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना थोड़ा सा मुश्किल या फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसे में ये कंपनी अपने आप को सेबी में रजिस्टर्ड करती है और डिजिटल शेयर्स बना लेती है, और ये डिजिटल शेयर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर को फेस वैल्यू 1 रुपये से 10 रुपये तक के फेस वैल्यू पे ऑफ़र करती है। ऐसे में इन्वेस्टर इस कंपनी के फंडामेंटल्स और उनके आगे वाले ग्रोथ को स्टडी करके इनमें निवेश करना शुरू करते हैं। तो फेस वैल्यू 1 से 10 रुपये में निवेश करने के बाद 3 साल प्रॉफिट मेकिंग करके ये कंपनी जब आईपीओ में आती है, तो ये प्री आईपीओ शेयर्स की कीमतें बहुत पैमाने में बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये प्री आईपीओ में जो लोग पैसा लगाते हैं उनका पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये जो प्री आईपीओ सेक्टर है कुछ साल पहले तक सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए ही ओपन था, लेकिन पिछले 2 साल से ये सेक्टर कॉमन लोगों के लिए भी खुल गया है, तो हम कॉमन लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्री आईपीओ में अगर हम शेयर्स को खरीदते हैं तो आईपीओ में आने तक 3 साल हमें उसे होल्ड करना पड़ता है, 3 से 5 साल हमें होल्डिंग में रहना पड़ता है, और अगर इसे हम होल्ड करते हैं तो हम कई गुना अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्री आईपीओ से कंपनी आईपीओ में आती है, उसने 100 करोड़ में शुरुआत की है, अब उसे ग्रोथ के लिए या एक्सपांसन के लिए और पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे में वो सेबी को रजिस्टर्ड करती है और सेबी से आईपीओ के लिए परमिशन लेती है। अगर किसी कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और वो आईपीओ में आ गई, तो उसका फंडामेंटल और ग्रोथ अगर सही है, तो हमारे देश में इतना पैसा और इतनी अमीरी है कि हमारे देश के लोग उस कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए दे देते हैं। ऐसे में वो जो आईपीओ है वो ओवरफ्लो हो जाता है और सब्सक्राइब हो जाता है। तो सेबी के रूल के हिसाब से कोई भी कंपनी जितना उसे पैसा चाहिए उससे ज़्यादा पैसा नहीं रख सकती। तो ऐसे में 5,000 करोड़ रुपए उस कंपनी को चाहिए, 50,000 करोड़ रुपए अगर आते हैं तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम निकलती है, जिन्हें शेयर्स लगते हैं उन्हें शेयर्स दिए जाते हैं और बचे हुए लोगों के पैसे यहाँ पे रिटर्न किए जाते हैं। तो इसीलिए लोगों का इसके ऊपर भरोसा है और ज़्यादातर लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर नहीं लगा तो आपके पैसे कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं। तो ये 3 स्टेज समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें से प्री आईपीओ सेक्टर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उसी में हमें काम करना है। अब शेयर मार्केट में पहले के ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, आज की तारीख में हमें डिजिटल शेयर्स मिलते हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट में रहते हैं। पुराने लोग बोलते थे कि ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसमें क्या निवेश करना, लेकिन यही कागज़ का टुकड़ा आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी प्रूव करता है। और अगर आपने उस कंपनी की हिस्सेदारी ले ली तो 100 करोड़ की कंपनी अगर 5,000 करोड़ की होती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है और आप अमीर बनते हो। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पे दादा ने परदादा ने शेयर कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनके लड़कों को या उनके पोतों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो उनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ के अब्जों में चली गई। तो ये एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे आप यूट्यूब पे देखेंगे। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं प्री आईपीओ के रिगार्डिंग।
सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कमाया है, ये हमारे भारत रत्न है। ऐसे में क्रिकेट में उन्होंने पैसा कमाया, फिर ब्रांड एम्बेसडर बन के काफ़ी सारे एडवर्टाइज़ करके उसमें पैसा कमाया, लेकिन आज की तारीख में ये बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने कुछ दिनों पहले यानी पिछले साल मार्च महीने में आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के प्री आईपीओ में 5 करोड़ रुपए निवेश किए थे। उसमें उन्हें 3,65,176 के आसपास इक्विटी शेयर्स प्री आईपीओ में मिले थे और आज की तारीख में इसकी वैल्यू 72.59 करोड़ रुपीस है। तो आपने देखा कि अगर प्री आईपीओ में सही कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट कई गुना यानी हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा रिटर्न हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और वीवीएस लक्ष्मण ऐसे बड़े बड़े स्टार्स खिलाड़ियों ने भी निवेश करके रखा है। तो हम लोगों को भी इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, इसके बारे में सीखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कंपनीज़ के आईपीओज़ और प्री आईपीओज़ को हम देखेंगे। CDSL एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसका प्री आईपीओ 37 रुपीज़ में था, लेकिन जब ये आईपीओ में आया तो ये 149 में ओपन हो गई। डीमार्ट एक बड़ी कंपनी है, हम सब इसको जानते हैं, इसका प्री आईपीओ 72 रुपीज़ में था, इसका आईपीओ 299 रुपीज़ में आया। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका प्री आईपीओ जो था वो 267 में था और ओपन हुआ 805 यानी 805 रुपये में। RBL बैंक 90 रुपये का प्री आईपीओ था, 225 में खुल गया। ICICI लोम्बार्ड 333 का प्री आईपीओ था, 661 में खुल गया। अब ये तो हो गया प्री आईपीओ और आईपीओ आने के बाद का चेंज, लेकिन अगर आप इसको 1 साल तक होल्ड करते हैं तो ये 1 साल में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बड़े बदलाव आते हैं, इसको भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। CDSL 37 रुपये का प्री आईपीओ था, आईपीओ आया 149 में। आज की तारीख में ये लगभग 2000 के आसपास शेयर मार्केट में चल रहा है, यानी जिन्होंने प्री आईपीओ में 1 लाख रुपया लगाया उनका 32 टाइम्स ग्रोथ इस कंपनी ने दिया, यानी उसके 1 लाख के 30 लाख रुपए यहाँ पे हो गए। डीमार्ट 72 रुपीज़ में था, 229 में आईपीओ आया।